कार्यालय में। आज चूंकि संडे था, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि आज ही का दिन महत्वपूर्ण था और आज ही के दिन ये बात हमें आप सबके साथ में साझा करनी थी, इसलिए आपको तकलीफ दी है। 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र में यूपीए सरकार ने आरटीआई कानून बनाकर के सूचना का अधिकार सबको दिया और उस 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो मनरेगा 2005 में लाने का काम किया, चाहे वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाने का काम किया, चाहे 2009 में शिक्षा का अधिकार लेकर के आए, 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून और 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम। ये ऐसे कानून थे जिनसे आम नागरिक को आरटीआई के माध्यम से सूचना का अधिकार मिला। मंशा बहुत साफ और स्पष्ट थी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लोगों की जो चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे बजट की बात हो, सब चीजों में पारदर्शिता रहे और लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं की पूर्ति बराबर हो। इसके लिए आज के दिन सूचना का अधिकार कानून लेकर के आए। सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूदा जो जानकारी है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचे या उन सूचनाओं तक हमारी पहुंच कैसे रहे, इसके लिए राइट टू एजुकेशन कानून बना। समय पे राशन, समय पे किए गए कार्य का भुगतान, बकाया पेंशनें इत्यादि अनेकों जो समस्याएं थी उसकी समाधान के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून जिस उद्देश्य के साथ में लाया गया था, यूं ही एनडीए गवर्नमेंट बनी 2014 में और उसके ऊपर हमले होने चालू हो गए और आरटीआई कानून को कमजोर करने की दिशा में कार्य चालू हो गए। पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में ये जो कानून है, इसमें जो आयुक्तालय बना हुआ है उसका 5 साल का कार्यकाल था। उनकी सेवा शर्तें निश्चित थी। 2019 में इस कानून में संशोधन करके और इसको कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार के हाथ में इन बातों को दे दिया गया कि उनका कार्यकाल और सेवा शर्तों में वो संशोधन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, निजी जानकारी नहीं दी जा सकती, ये संशोधन 2023 में किया गया और इसकी आड़ में वो जानकारियां जो हमारे लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए या आम व्यक्ति के लिए आवश्यक थी उनको छिपाया जाने लगा। ये भी यहां पर यूपीए सरकार के कानून को कमजोर करने के लिए एनडीए सरकार ने करने का काम किया।
पहले जनहित में कोई भी जानकारी हो वो उजागर होनी चाहिए, और यहां पर निजी जानकारी की बात करके और संशोधन करने के बाद में उसको कमजोर कर दिया गया। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री आप देख सकते हैं कि एक तरीके से सार्वजनिक है, किसी की भी डिग्री वेबसाइट पे उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की डिग्री इस कानून के संशोधन की आड़ में इन्होंने मना करने का काम किया। महत्वपूर्ण जानकारी, चाहे वो एमपी लेट की बात हो, मनरेगा की फर्जी मस्ट्रोल की बात हो, फर्जी लाभार्थी की बात हो, एसपस राजनीतिक फंडिंग की बात हो, तमाम जानकारियां नहीं उजागर करनी पड़े, इसलिए इस कानून में 2023 में संशोधन कर दिया गया। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग पर हमले किए गए। जब हमारी यूपी की सरकार थी तो सभी पद भरे हुए थे, लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद में 11 पद स्वीकृत हैं केंद्रीय सूचना आयोग में, केवल 2 पे काम हो रहे हैं, और सितंबर से तो मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली पड़ा है, उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में विभिन्न लोगों के द्वारा याचिकाएं दी गई। उदाहरण के दिए सुप्रीम कोर्ट में अंजलि भारद्वाज की याचिकाएं, जिसमें केंद्र व राज्यों को नियुक्तियां समयबद्ध करें और पारदर्शिता बनाने के निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक उसकी पालना नहीं की गई। लंबित मामले और डेटा की अनुपलब्धता बताते हुए जून 2024 में 29 आयोगों में लंबित प्रकरण, अपील आदि 4,05,000 अपीलें हैं। 2019 की तुलना में ये दोगुनी है। इसी प्रकार नवंबर 2024 में केंद्रीय सूचना आयोग में 23,000 से ज्यादा अपीलें लंबित है। नए पदों पे नियुक्तियां की जा रही हैं, न उन प्रकरणों को सुना जा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना हो रही है, और व्यक्तियों पर जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। भोपाल के कार्यकर्ता पर्यावरणविद शैला मसूद, अवैध खनन की बात की, आरटीआई लगाई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। सतीश सेठी भूमि घोटाला, हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच में रियल एस्टेट के माफियाओं का नाम उजागर हुआ। और तो और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो यूपीए सरकार के समय पारित हुआ था, आज की तारीख तक 11 साल बाद में भी उसकी पालना वो लागू नहीं किया गया, उसके नियम नहीं बनाए गए, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ में इसको महत्वपूर्ण माना गया है, वहां पर कानून बने हुए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा जुमले देते हैं, विदेशों में घूमते हैं। आज आरटीआई जो 2005 में जो कानून बना था, उसके बाद में आपने देखा होगा कि ये संशोधन करने के उपरांत देश के प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड में क्या पैसा आ रहा है, कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। कोविड के दौरान कितने लोग मरे, निजी और गोपनीय जानकारी के नाम से ये सूचना नहीं दी जा रही है।
पारदर्शिता लाने के लिए था, लोगों को जानकारी मिल सके, सरकारी योजनाओं का जो पैसा खर्च हो रहा है वो किन जगह जा रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। और अध्यक्ष जी और मैं दोनों पंचायत राज से आए, बहुत अधिक पैसा पंचायतों में जाता है, लोगों को पता ही नहीं रहता कि ग्राम पंचायत में मेरा पैसा कहाँ पे आया है, कहाँ खर्च हुआ है। तो ये सब एक इस प्रकार का हथियार जनता को दिया हमारी सरकार ने, और मैं समझता हूं इसकी शुरुआत 2005 के अंदर आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने शुरू की, और सोनिया गांधी जी उस समय हमारी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनका ये पूरा श्रेय जाता है। इसकी शुरुआत उससे पहले राजस्थान में हो गई थी। राजस्थान में सबसे पहले आरटीआई की जो डिमांड की थी भैरव सिंह जी ने की, और उस समय हमारी सरकार ने 2002 में आने के बाद में इसकी एक नींव रखी। और जब हमारी सरकार केंद्र के अंदर आई तब एक बहुत मजबूत सशक्त कानून इस देश के हर नागरिक को देने का काम हमारी कांग्रेस सरकार ने किया। और मैं समझता हूं, इसका छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अभी विधानसभा के अंदर कैमरे लगे, हमने जानकारी मांगी, इन लोगों ने जानकारी नहीं दी, लेकिन हमने आरटीआई लगाई, उसको भी इन लोगों ने रोकने का काम किया। लेकिन आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी हमें मिली। बहुत ही जल्दी आप सब लोगों को बुला के वो जानकारी मैं साझा करूंगा। लेकिन वो जानकारी ऐसी है, अगर आरटीआई नहीं होती हमें वो जानकारी नहीं मिलती किस प्रकार के जो घोटाले ये लोग कर रहे हैं, और हमारे जो आरोप हैं उनके अंदर जो सच्चाई है वो बिना आरटीआई को उजागर नहीं हो पाए। तो ये एक हथियार जब आप ये समझ सकते हो हम जैसे लोगों को मिला है, तो आम पब्लिक के लिए तो कितना मजबूत हथियार है। इसको कमजोर करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। सबसे पहला तो पीएम केयर फंड है, अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा। क्यों भाई, जनता का पैसा है, देश का पैसा है, पता लगना चाहिए। फिर आप अलग अलग पर्सनल डेटा का नाम लेकर आप अलग अलग रूप से इसको कमजोर करना चाहते हैं आरटीआई को, ताकि लोगों तक जानकारी नहीं जाए। तो आपकी मंशा क्या है? आप तो बहुत पारदर्शिता की बात करते हैं ना कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म करोगे जब आप आरटीआई लगाने में ही आपको दिक्कत है। हमारी सरकार ने तो ये प्रावधान किया कि बीपीएल व्यक्ति भी आरटीआई लगा सकता है, उससे पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, ये प्रावधान इसके अंदर है। लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, इसको कमजोर करना चाहती है। वो कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ लोकतंत्र देना चाहते हैं तो जनता को और अधिकार हमको देने चाहिए। और आरटीआई का जो अधिकार है, मैं समझता हूं बड़े बड़े घोटाले इन अधिकारों की वजह से खुले हैं। बड़े बड़े काम जो है इस आरटीआई की वजह से सही भी हुए हैं कि लोग आरटीआई लगा के हमारा पता लग जाएगा कि हमने क्या किया। तो ये जो डर जो पैदा हुआ है, इससे बड़े बड़े घोटाले खुले हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारी कांग्रेस सरकार का रहा है। और यहाँ ऐतिहासिक रूप से आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, राइट टू फूड जैसे कानून इस देश के अंदर हम लोगों ने बनाए, इसका फायदा आज पूरे देश को मिल रहा है। यही बात कहना चाहूंगा। मेरा मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से, कि आरटीआई को मजबूत करें, इसको कमजोर नहीं करें, लोगों को अधिकार दें ताकि पारदर्शिता बने। मेरे को भी सांप ने डसा, तो मैंने तो वहां भी कहा था कि भाई ये विधानसभा का पटल होता तो मैं पक्का पूछता कौन सांप है, किसने डसा है। पर चूंकि वो गरिमामयी प्रोग्राम था तो मैं उस सांप का नाम नहीं जानना चाह रहा था। लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल आप समझ रहे हो, बीजेपी में कौन किसको डस रहा है। वहां एक बात और आई कि हवाई नेता बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। राजस्थान की ये परंपरा नहीं रही। यहाँ हमेशा जो है पक्ष विपक्ष, हमेशा जो ऐसे मुद्दे थे जिन पे सबको एकजुट होना चाहिए था, जब चिरंजीवी योजना लॉन्च हुई और पेंशन योजना लॉन्च हुई और 5 करोड़ रुपए एमएलए